बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान हूँ की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पाकिस्तान हूँ में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के ऐसे होनहार लोगों से जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन है। आज ही ऐसे एक बहुत होनहार नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर आफ्ताब अहमद। इनके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दूँगी, लेकिन हम ज़्यादा क्योंकि इनका माशाल्लाह बहुत काम है और उस पे हम इनसे ज़्यादा तफ़सीलात जानेंगे। लेकिन डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने बहुत ही कम उम्र में मैं कहूँगी कि अपना नाम साइंस की दुनिया में ऐसा बनाया है और नौजवानों के लिए इन्होंने एक रिसर्च जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन का इंतज़ाम किया हुआ है जिसका नाम नेज़ है। अभी मैं दावत देती हूँ उनको डॉक्टर आफ्ताब अहमद को और मैं वेलकम करती हूँ बहुत ज़्यादा कि आज इस मौका पर क्योंकि फरवरी के महीने में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है जिसका मकसद कैंसर के बारे में आगाही फैलाना होता है और डॉक्टर आफ्ताब की गिराह कदर खिदमात हैं इस फील्ड में, तो लिहाजा आज हमने स्टूडियो में उनको दावत दी है ताकि हम उनके बारे में भी जान सकें और कैंसर से किस तरह से बचा जा सकता है, उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब का एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसमें वो अपनी मदद आप के तहत कैंसर रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो आज ये तमाम बातें हम इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। आप इसे ज़रूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम दावत देते हैं अपने मेहमान डॉक्टर आफ्ताब अहमद को। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आफ्ताब आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला अपनी मसरूफ़ियात में से। इट्स प्लेज़र जी, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टू बी पार्ट ऑफ दीज़ काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसमें अवेयरनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। हुँ, बिल्कुल और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेज़ स्पेशली और या पब्लिक हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनका, कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ख़ास तौर पर हम कोशिश करते हैं कि आसान ज़ुबान में और अपनी ज़ुबान में हम लोगों तक मैसेज जो है वो अपना पहुँचा सकें। तो जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा तारुफ़ करवाइए अपना माशाल्लाह से जो अचीवमेंट्स आपने की हैं और नेज़ के हवाले से ज़रूर कुछ बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरा तो ये है कि मेरी ग्रेजुएशन जो है दैट वाज़ इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम आल्सो योर स्टूडेंट एट दैट टाइम एंड देन माय एमएस वाज़ इन बायोटेक्नोलॉजी और मेरी जो पीएचडी थी दैट वाज़ इन सेल बायोलॉजी और मैंने पोस्ट डॉक जो किया है वो जापान में टिश्यू इंजीनियरिंग से किया है। सो आई हैव लाइक अ डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो काम करने का। उसमें जो आई थिंक जो शानदार बात मेरे लिए रही है वो ये है कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी मुझे मौके मिलते रहे कि मैंने 12 कंट्रीज जो हैं वहाँ जाके काम किया। अमेरिका में मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है, अपने फील्ड से रिलेटेड भी और कैंसर के हवाले से भी काम किया है। इसके अलावा यूरोप में भी काम किया है और जापान में भी काम किया है। तो ये एक आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोज़र मिलता है। आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में और ख़ास तौर पे जो 12 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया है, ऑप्ट किया है और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। तो जो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका में गया 2008 में, तो वहाँ पे रिसर्च जो थी पाकिस्तान की निस्बत अगर हम बात करें तो वो बहुत बेहतर था, रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर था और जो चीज़ें थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे जो काम हम तकरीबन 1 साल में करते थे, वहाँ पे हम 1 या 2 हफ्तों में वो कंप्लीट कर लेते थे क्योंकि चीज़ें इतनी सिस्टमैटिकली वहाँ पे चलती। अब जब मैं अमेरिका में था तब हमने सोचा कि किस तरह से हम पाकिस्तान में रिसर्च की प्रमोशन कर सकते हैं। हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है अगर हम बजट देखें पाकिस्तान का और अमेरिका का देखें या दीगर 12 कंट्रीज़ का देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो किस तरह से ये मुमकिन है उसमें एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि नेटवर्किंग की जाए। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मसलन जो माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं या फूड साइंसेज़ में कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हो ताकि वो काम जो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है वो मिल के काम करना शुरू हो जाए ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिवली करना शुरू हो जाए। तो वी वर लकी कि जो एक कंसेप्ट था नेशनल यंग अकेडमीज का दैट स्टार्टेड एक्चुअली इन जर्मनी 2003 में जर्मनी ने पहली नेशनल यंग अकेडमी बनाई।
उसके बाद जो है वो नीदरलैंड्स में बनी और दीगर यूरोपियन कंट्रीज में वो सिलसिला जारी हुआ। तो हमें ऑनर थी कि एशिया में पहली हमने नेशनल यंग एकेडमी बनाई, जो आपने बताया नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट पाकिस्तान, या नेस के नाम से हम उसे कहते हैं। तो नेस जो है 2009 में हमने पाकिस्तान में स्टार्ट की, और इसमें स्टार्ट करने के साथ ही हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में काम करना शुरू किया ताकि हम पाकिस्तान में रिसर्च को प्रमोट करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर कि अब हम तकरीबन 50,000 यंग रिसर्चर्स से कनेक्टेड हैं। वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी रिसर्चर्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जैसे चाइना में, अमेरिका में, डेनमार्क में, स्वीडन में, और हम उनसे कनेक्टेड हैं। अभी कल ही मेरी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। मेरे एक कुलीग हैं डॉक्टर अब्बास, जो कि डेनमार्क में होते हैं, ही इज वर्किंग इन एरिया ऑफ स्टेम सेल्स, और हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि पाकिस्तान में हम स्टेम सेल की रिसर्च को कैसे बेहतर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है कि हम कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया में जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ, ताकि हम उस एक्सपीरियंस को जो वहां पे हो चुका है उसको हम पाकिस्तान में आके ट्रांसलेट कर सकें। तो जो आपने इंट्रोडक्शन का पूछा, तो मैं आई लव ट्रैवलिंग, और मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है। आई बिन टू आई थिंक मोर देन 35 कंट्रीज में मैं गया हूँ, जिसमें डेनमार्क में भी आता रहा हूँ, जर्मनी में। और वहां से मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो रिसर्च है और रिसर्च कल्चर जो है, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, वो हम पाकिस्तान में ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कैंसर की बात करें तो आई वॉज लाइक, एक न्यूज आई कि ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया है जो कि 10 मिनट्स में कैंसर की डिटेक्शन कर सकता है, बहुत फास्ट था। तो मैंने उन रिसर्चर्स से कम्युनिकेट करना शुरू किया कि आप किस तरह से करते हैं, उनकी जो पब्लिकेशंस थी उनको स्टडी किया। तो हम अभी ये चाह रहे हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो हम पाकिस्तान में लेके आए। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द रिसर्च कैंसर रिसर्च फंड, कि हम अपनी मदद आपके तहत हम खुद से, उसमें मैं अपना इनपुट भी देता हूँ, अपना लैब जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज कर सकते हैं। हम रिसर्चर्स को जो कैंसर के एरिया में काम करें उनको हम यहाँ पे एंगेज करें, ताकि हम जो रैपिड टेस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप बहुत बेहतर समझती हैं, बाकी लोग भी समझते हैं कि हमारे यहाँ अर्ली डायग्नोसिस नहीं कैंसर की होती। तब पता चलता है जब कैंसर लेट स्टेज में चला जाता है, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत पेनफुल होती और एक्सपेंसिव भी होती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ज्यादा अर्ली डायग्नोसिस उसकी कर सकें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है एंड ऑलवेज इम्प्रेसिव डॉक्टर आफ्ताब। हम आपको फॉलो करते रहते हैं एंड रियली यू आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है दैट वी आर कनेक्टेड थ्रू यूनिवर्सिटी। और जो आपने अभी नेशनल यंग एकेडमी का बताया, ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। और उसके बाद जो आपने कम्युनिकेशन की बात की है, नो डाउट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ भी जो एम्बेसडर हैं उनके साथ हमारी जब भी मीटिंग्स होती हैं, तो मेरा पर्सनल यही होता है व्यू कि यहाँ से साइंटिस्ट का जो है वो एक्सचेंज होना चाहिए, और स्टूडेंट्स का एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे यहाँ आना चाहिए। तो इंशाल्लाह आई अप्रिशिएट यू, और ऑलवेज डेनमार्क, स्वीडन की तरफ से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ से हम आपके साथ हैं। आपके लिए Thank you जो very much. आपने अभी जो आगे भी चल के हम इस पे बात करेंगे अभी ज्यादा डिटेल में आपके कैंसर फंड के हवाले से। सो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू तमाम अपने स्कैंडिनेविया में बसने वाले पाकिस्तानियों को दावत दूंगी कि हम बहुत से प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते रहते हैं, बहुत सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग यहाँ पे जनरसली अपने मुल्क के लिए देते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कैंसर एक ऐसी फील्ड है जो कि थोड़ी निगलेक्टेड है हमारे कंट्री में। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त पता चलता है जब आप कुछ नहीं कर सकते। तो तकरीबन अब तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जिसने अपने प्यारे को खोया है इस मर्ज के हाथों। तो मैं खुद सेंसिटिवली इसके लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये कदम उठाया है और कैंसर रिसर्च का आगाज किया है। अब हम चूंकि कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने कहा अर्ली डायग्नोसिस। तो मुझे ये बताइए कि क्या अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो कितने हद तक हमारे पास चांसेस होते हैं कि उस कैंसर को रिकवर किया जा सके? जिसमें डिपेंड करता है, चूंकि कैंसर्स जो हैं वो दैट बिहेव वेरी डिफरेंटली। हर तरह का कैंसर एक मुख्तलिफ होता है।
थोड़ा सा चलें, इससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअल कंसेप्ट ही नहीं होता कि कैंसर क्या होता है। कुछ लेते हैं कि खुदा शायद नाराज है तो इसलिए हमें कैंसर हो गया है, और बहुत सारी मिथ्स हैं इस डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझने की कोशिश, कैंसर है क्या। कैंसर ये है कि हमारी जो बॉडी है ये सेल्स से बनी हुई है, हम कुलियात से बने हुए हैं। हमारे जिस्म में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं इसमें से डेड भी हो रहे होते हैं, नए सेल्स भी बन रहे होते हैं। हर रोज तकरीबन जो है वो बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो नए बन रहे होते हैं। तो हम हमारे जो सेल्स हैं उसको, जो हमारी जितनी भी बॉडी के फंक्शन है उसको जो पीछे कोड होता है वो जीन्स की सूरत में होता है। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने तकरीबन 25,000 के करीब, ये रफ एक एस्टिमेट है, कभी इसमें वेरिएशन भी आज, यानी जो हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम पढ़ते थे कि तकरीबन 3 लाख जीन्स हैं, फिर 1 लाख का आया। अभी जो रिसेंट साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं कि हमारे जिस्म में जो हमारे सारे फंक्शंस कंट्रोल हो रहे होते हैं उसमें 25,000 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से 400 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि सेल डिवीजन के प्रोसेस, सेल तकसीम का जो अमल होता है उसको वो रेगुलेट करते हैं, जिन्हें हम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स या प्रोटोऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब अगर इन जीन्स में तब्दीली हो जाती है तो सेल की तकसीम का अमल जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता। नॉर्मली हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो एक खास हद तक तकसीम होते हैं। मतलब हमारे जो जिल्द के सेल्स होते हैं जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, वो 50 दफा तकसीम होते हैं, उसके बाद वो सीनेसेंस में चले जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं। जब कैंसर होता है तो होता यह है कि जो डिवीजन का प्रोसेस कंट्रोल होता है कि इतनी इसने डिवीजन लेनी है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो सेल हमेशा के लिए तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। मसलन लिवर का कैंसर है तो लिवर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, वो दूसरे आर्गन को पुश करना शुरू हो जाता है। जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स ऐसी बनना शुरू हो जाती हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब ये है कि कैंसर शुरू हुआ है और उसको हम डायग्नोज कर लें। वो ब्रेस्ट कैंसर है तो अर्ली स्क्रीनिंग, नॉर्मली आप विजुअली भी उसे नहीं देख सकते, इसलिए खवातीन में जो है वो मैमोग्राम्स करवाए जाते हैं, ताकि जो हम उसे अगर विजुअली फील भी नहीं कर सकते या विजुअली देख नहीं सकते तो हम मैमोग्राम से डिटेक्ट कर सकें कि क्या ऐसी कोई ग्रोथ आना शुरू होगी है जो कैंसरस हो सकती है। तो जितनी अर्ली उसकी डायग्नोसिस होगी तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होती है। मतलब आप सर्जरी से भी उस, अगर कोई छोटा सा मैस ऐसा है फ्यू सेंटीमीटर्स है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, या इससे भी कम है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। या कीमोथेरेपी से, अगर दूसरी ऑप्शन है ब्लड कैंसर की सूरत में है, ब्लड में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसको आप डिटेक्ट करते हैं तो आप कीमोथेरेपी से उसको बड़ी तेजी से उन सेल्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हमें पता चलेगा किसी भी कैंसर के बारे में उतना ही जल्दी उसका इलाज। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में अब जो है जो उसकी सर्वाइवल है वो बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में सर्वाइवल बहुत अच्छी। अभी भी मैं एक सेमिनार में था, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर ने अरेंज किया था, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के जो एक्सपर्ट थे वो भी मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट भी मौजूद थे। मैंने भी कैंसर एडवांसमेंट के हवाले से उसमें रिसर्च के एडवांसमेंट के हवाले से टॉक दी। तो हमारी यही डिस्कशन थी कि अब जो है जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव है। जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उसमें मोर देन लाइक 90% अगर बहुत अर्ली होती है ब्रेस्ट कैंसर में, आप उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर लेटर स्टेजेस में वो चला जाता है, फॉर एग्जांपल स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में चला जाता है, मेटास्टाइज हो जाता है, पूरे जिस्म में फैल जाता है, तो उस सूरत में फिर उसका इलाज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। असल अगर एक खास जगह पे है, स्किन में है या ब्रेस्ट में है या लंग में है, किसी छोटी सी ग्रोथ आई है, उसको इजीली रिमूव। लेकिन अगर वही ग्रोथ जो है स्प्रेड हो जाए, बोन्स में चली जाए, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाए, आपके ब्रेन में चली जाए, फिर सारी जगहों पे उसे खत्म करना बहुत, और उसमें फिर मोर्टेलिटी के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज द की, कि जितना जल्दी उसे हम डिटेक्ट कर लें उतना। और अब साइंटिस्ट पूरी दुनिया में एफर्ट यही कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा अर्ली उसकी डायग्नोसिस की जा सके, और उसमें बहुत सारी पेशरफ्त हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला इसी प्रोग्राम में साथ साथ शेयर करूंगा कि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट जो है वो सामने। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एडवांसमेंट आपको शेयर करूँ। अमेरिका में एक स्टार्टअप है जिन्होंने अभी एक बॉक्स बनाया है। उस बॉक्स में ये है कि उसमें यूरिन से एनालिसिस आप कर सकते हैं, कि उसमें यूरिन से आप ब्रेस्ट कैंसर का बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा चांसेस हैं, कि कितनी क्या कैंसर है या नहीं है।
तो ये देख लीजिए कितनी ज्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं। और इस तरह माइक्रो बेस्ड, जो आप बायोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, माइक्रो आरएनए बेस्ड या सेल फ्री डीएनए जो होता है उसकी डिटेक्शन के हवाले से अभी हमारी एक पब्लिकेशन आई है जिसमें हमने लंग कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से काम किया है कि स्मोकर्स में वो खास जो जीन अफेक्ट हो सकता है उसकी इंसिडेंस कितना है, म्यूटेशन उसमें क्या है, जो कैंसरस है उसमें कितना, आम बंदों में वो उसकी रेशियो क्या है। तो उससे भी हम अर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्मोकर्स में कितने परसेंट ऑफ चांसेस हैं कि इसको कैंसर हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन पे बहुत ज्यादा काम है और इस पे फोकस भी होना चाहिए, क्योंकि जितने अर्ली डायग्नोसिस हो उतना अच्छा उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इतना अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ये वाकई बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो आपने बातें बताई हैं। इसमें मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हम कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हैं, कहाँ देखते हैं आप अर्ली डिटेक्शन को अगर बात की जाए? क्या पाकिस्तान में कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं कैंसर के हवाले से? तो क्या वहां पे अभी तक ऐसा मुमकिन हुआ है या कोई हेल्थ सिस्टम ऐसा मौजूद है हमारा जो अर्ली डिटेक्शन कर सके, या बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है? जी, इसमें हम पहले थोड़ा सा देखते हैं कि कैंसर की पाकिस्तान में प्रेवलेंस क्या है, कितने ज्यादा केसेस आते हैं। जो सबसे पहले तो हम देखते हैं डब्ल्यूएचओ का डाटा हमें क्या कहता है। ये कंट्री प्रोफाइल जो है, हर कंट्री का कैंसर प्रोफाइल होता है। आप स्वीडन का चेक कर सकते हैं, डेनमार्क का, नॉर्वे का, इसी तरह से पाकिस्तान का भी चेक कर सकते हैं। वो डाटा होता है जो हमारी कैंसर रजिस्ट्रीज भेजती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो कैंसर रजिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कैंसर कराची की कैंसर रजिस्ट्री है और दूसरी शोकाहानम की कैंसर रजिस्ट्री है, जिससे हमें जो है स्टेटिस्टिक्स पता चलते हैं कि ये वाला कैंसर कितना है पाकिस्तान में, इसकी प्रेवलेंस कितनी है और इतना ये नंबर है। तो जो हमारे पास डाटा मौजूद है 2019 का, उसके मुताबिक तकरीबन 1,74,000 नए कैंसर के केसेस 2019 में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और उससे तकरीबन 118,000 यानी 1,18,000 डेथ्स 2019 में हुई हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम 1,18,000 को ही, अगर ये वो डाटा है जो हमें कैंसर रजिस्ट्री से सामने आया है, इसका मतलब यह है कि 24 आवर्स में पाकिस्तान में 350 लोग जो है वो कैंसर की मदद से, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पर आवर्स अगर हम देखें तो तकरीबन हर घंटे में पाकिस्तान में 14 लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसका एक बहुत बड़ा नंबर है। ये वो डाटा है जो कि हमें रजिस्ट्री से मिलता है। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं हॉस्पिटल से, जैसे शोकाहानम के रिसर्चर्स जो हैं या कैंसर के हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर शहरयार से जो डिस्कशन हुई, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो इंसिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। उनके मुताबिक तकरीबन 4 लाख नए केसेस हर साल पाकिस्तान में कैंसर के होते हैं और जो डेथ्स हैं वो भी 200,000 यानी 2 लाख से ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है तकरीबन 400 से ज्यादा लोग हर रोज कैंसर की वजह से पाकिस्तान में मारे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर दुनिया में भी इवन देखा जाए तो जो कैंसर है दैट इज सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ। सबसे ज्यादा जो डेथ होती हैं दुनिया में वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से होती हैं। वो तकरीबन बनती है 33-34% जो डेथ्स होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया या दीगर जो कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की होती है। दूसरा जो बड़ा काज है पूरी दुनिया में डेथ का, दैट इज कैंसर। वो तकरीबन जो अगर हम पूरी वर्ल्ड का एवरेज लें वो तकरीबन 16% बनता है, यानी 16% पूरी दुनिया में जो डेथ्स हो रही हैं दैट इज ड्यू टू कैंसर। और पाकिस्तान में इससे का नंबर जो है वो तकरीबन थोड़ा ज्यादा है। हमारे पास जो डाटा मौजूद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की डेथ का, वो तकरीबन 23% पाकिस्तान में जो डेथ्स हो रही हैं वो कैंसर की वजह से हो रही है। तो पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो इसमें अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से सेंटर्स क्या काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, कुछ जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे शोकाहानम का अपना एक रिसर्च ग्रुप है, अपना उनका बेसिक साइंसेज का और रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च का एक सेगमेंट है जो कि इसको डील करता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। उनका अच्छा काम भी है, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे प्रेजेंट भी किया है, उनकी अच्छी कोलैबोरेशंस भी हैं जो इसको लीड करें। दूसरा, कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर्स ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि उनका फ्री मेमोग्राफी का जो सेटअप है, उनकी अपनी वैन्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती हैं। दैट्स अ ग्रेट सर्विस एक्चुअली, कि आपकी वैन्स जो हैं वो डीजी खान भी जा रही हैं, डीआई खान भी जा रही हैं, बलूचिस्तान भी जा रही हैं और वहाँ पे जो है अर्ली डिटेक्शन के हवाले से मेमोग्राफी वो कर रही हैं और वो खवातीन में बता सकती। लेकिन ये कुछ एरियाज में है। अगर हम बेसिक साइंसेज में देखें हमारी यूनिवर्सिटीज का, तो बहुत ज्यादा अच्छा डाटा नहीं है। इवन अगर हम कंपेयर करें हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल ईरान की हम बात करें या टर्की की बात करें, 2016 में पाकिस्तान से
131 पब्लिकेशन सिर्फ पब्लिकेशन से हमें पता चलता है कि कितना इस एरिया में काम हो रहा है, कितने रिसर्च पेपर उस कंट्री ने पब्लिश किए हैं। तो 2016 में पाकिस्तान से 131 पब्लिकेशन हुई, ईरान में 600 से ज्यादा है, टर्की में 600 से ज्यादा है, इंडिया में तकरीबन 1200 के करीब है। तो रिसर्च के हवाले से उतना ज्यादा कहाँ, हालांकि ये बहुत बड़ा जिस तरह से मैंने मेंशन स्टेटिस्टिक्स की कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा नंबर है कैंसर का और कैंसर पेशेंट्स का, लेकिन उस हवाले से उतनी रिसर्च नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। तभी जो है मेरी हमेशा डिस्कशन होती है डॉक्टर शहरयार के साथ, कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। और हमारी लास्ट मीटिंग में उन्होंने बताया कि हम एक पूरा ब्लॉक जो अपने हॉस्पिटल में 7 ब्लॉक्स बनाएंगे, एक ब्लॉक जो है फुटबॉल ग्राउंड साइज का, दैट विल बी डेडिकेटेड टू रिसर्च, कि हम उसमें यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स को हम कहेंगे कि वहाँ वहाँ के रिसर्च करें, क्योंकि इसमें आप भी बेहतर समझती हैं कि जो पूरी दुनिया में 12 कंट्री में जिस तरह से काम होता है, यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल से बड़ी वेल कनेक्टेड होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी वो कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा। क्योंकि मेरी अपनी भी पब्लिकेशंस हैं, हमने स्टूडेंट्स को भी एंगेज किया, जब हम उन्हें हॉस्पिटल्स में भेजते हैं डाटा लेने के लिए, या उन्हें कहते हैं हम रिसर्च कर सकते हैं, हमें सैंपल्स वगैरह चाहिए, तो वो कनेक्शन अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। इस कनेक्शन की भी डेवलप करने की जरूरत है, जब हम डायलॉग में लेके आएंगे। अभी जो हमारा सेमिनार हो रहा था उसमें एक हमारी प्रेजेंटर जो थी डॉक्टर सना, शी वाज फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने अभी मुझे कहा कि वी शुड कोलैबोरेट ऑन दिस एरिया। तो इस तरह से ये बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बेसिक रिसर्चर्स काम करें, क्योंकि सैंपल्स हमें चाहिए होता है। जब सैंपल्स नहीं होंगे तो हम उस तरह से रिसर्च नहीं कर सकेंगे। तो जब ये कम्बिनेशन डेवलप होता है तब रिसर्च बहुत तेज से आगे बढ़ती है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं उसमें, हमारा मैंने मेंशन शायद किया है या नहीं, हमारा एक नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट में एक वर्किंग ग्रुप है, कैंसर वर्किंग ग्रुप, जिसमें हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और रिसर्चर्स भी हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग इन पाकिस्तान एंड आल्सो जो कि बाहर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, तो हम उन सारों को एंगेज कर रहे हैं कि हमारे पास क्लिनिशियंस भी हों, हमारे पास रिसर्चर्स भी हों, हम मिल के काम करें। और इसी में भी हम यही फंड इसलिए भी हम शुरू करें कि हमारे पास रिसर्चर्स हैं, हमारे पास क्लिनिशियंस हैं, हम क्लिनिशियन से सैंपल्स लेंगे और रिसर्चर्स को एंगेज करेंगे ताकि हम अर्ली डिटेक्शन के हवाले से काम कर सकें। ओके, बहुत जबरदस्त। और आपने भी जिक्र किया डॉक्टर शहरयार का, ही इज मेंटर ऑफ माइन, तो मैं जरूर इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी हार्टिएस्ट जो वेल विशेस हैं वो उनको देना चाहूंगी। आपने बिल्कुल कहा, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस रिसर्च वर्क। मुझे याद है 2013 में व्हेन आई वाज मूविंग टू डेनमार्क, और मैं उनके ऑफिस में बैठी हुई थी, एंड ही वाज लाइक, पीपल लाइक यू शुड नॉट लीव पाकिस्तान, आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। सो ही इज ऑलवेज रिसर्च और उसमें है, और ही इज अ नाइस मैन। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और आफ्ताब, आपने अभी जिक्र किया है कि आपको एक वर्किंग ग्रुप के लिए अब वो सारा सेटअप जो है वो बनाना है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से आप इसके लिए फंड रेजिंग करना चाहेंगे, या आप को कोई और स्पेशल स्पॉन्सर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं, या जैसे डियास्पोरा है वो आपको स्पॉन्सर करता है। सो हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस कैंपेन फॉर योर फंड रेजिंग? आई वुड जस्ट से फंड रेजिंग ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि इतना अच्छा मकसद है आपका। तो थोड़ा बताइए आपके प्लान क्या हैं इसके लिए। जी, जी, उसमें हम एक्चुअली इससे पहले भी मुख्तलिफ हवालों से काम करते हैं, इवन कैंसर के हवाले से। इससे पहले कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ने हमें हर साल स्पॉन्सर करते रहे ताकि हम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें, क्योंकि हमारा जो वर्किंग ग्रुप होता है वो वर्किंग ग्रुप जो है वो स्प्रेड होता है, दे आर स्प्रेड लाइक कराची से लोग हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, पेशावर से हैं। तो इससे पहले भी हम जो है बहुत ज़्यादा सेमिनार्स वगैरह करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, हमारे रिसर्चर्स जाते हैं, क्लिनिशियंस आते हैं ताकि लोगों को एजुकेट करें। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ बॉडीज जो हैं, जैसे कि कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, या जो मेरे अपने कोलीग्स हैं, जैसे मैं आई विल अगेन मेंशन के व्हेनेवर आई गो टू लाइक डेनमार्क, तो डेनमार्क में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पीएचडीज हैं,
दे ऑलवेज सपोर्टेड। हमने बुक्स पब्लिश करना थी डायबिटीज के हवाले से, हमने बुक्स पब्लिश कर जो कि हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेपेटाइटिस का पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 10% हमारी पॉपुलेशन जो है वो सफर कर रही है हेपेटाइटिस बी और सी से, उसमें एजुकेट करने की जरूरत थी। तो जब हम ये फ्री लिटरेचर पब्लिश करते हैं तो हमारे जो सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं अपने कुलीग्स को कि इफ दे हैव लाइक समथिंग टू कंट्रीब्यूट, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे अपने मेंबर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर उसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रॉपर वे से हमने कुछ चीजें करनी है, कुछ आगे लेके जानी है, रिसर्च इज वेरी एक्सपेंसिव। आपने पीएचडी की है, यू नो वेरी वेल कि रिसर्च इज एक्सपेंसिव थी, आपने सैंपल्स लेने हैं, इवन सेल कल्चरिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए it's not an easy task नहीं होता, like you need a skilled मैन पावर भी चाहिए, और उसमें आपको जो है साथ इक्विपमेंट लेने के लिए, केमिकल्स लेने के लिए आपको पैसे भी चाहिए। तो हम इनिशियली कुछ तो काम कर रहे हैं और लाइक उससे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे लिटरेचर पब्लिश करना है, सेमिनार्स करवाना है। लेकिन बीइंग रिसर्चर्स, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यंग साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने ये चाहा कि इससे पहले फॉर एग्जांपल हम डोनेशंस लेते थे थोड़ी, लाइक यूनिवर्सिटीज में हम फंड रेजिंग करते थे, उससे हम गिफ्ट्स वगैरह खरीदते थे, और पूरे फरवरी के महीने में हम कैंसर्स के हॉस्पिटल्स में जाते थे, बच्चों को हम गिफ्ट्स देते थे। उसकी एक हमारे पास लाइक बहुत और लोग भी करते हैं, लेकिन हमारी ये मोटिवेशन होती थी कि हम यंग रिसर्चर्स को लेके जाते हैं जो कि मोलेकुलर बायोलॉजी का काम करते हैं, ताकि वो पेशेंट्स को देखें कि वो पेशेंट किस तरह से सफर कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज किस तरह से सफर कर रही है, ताकि उन्हें ज्यादा मोटिवेशन मिले, और दूसरी तरफ से जो पेशेंट्स हैं उनको इनकरेजमेंट मिले कि जी लोग हमारी केयर करते हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो ये काम हम इससे पहले भी पिछले 8-9 सालों से कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्चर्स की, और हमारा एक वर्किंग ग्रुप भी है, हमें आगे एक स्टेप बढ़ना है। बीइंग रिसर्चर्स हम क्या कर सकते हैं? बीइंग रिसर्चर्स हम ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक पब्लिकेशन अभी हमने की है लंग कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के हवाले से, जिसमें हमने बहुत नॉवल अप्रोच यूज की कि आपको वापसी भी नहीं लेनी पड़े और दीगर जो प्रोसीजर्स हैं वो भी नहीं करने पड़े। आप जस्ट जिस तरह से टेस्ट होता है सिंपली कि आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, हम ब्लड से ही डिटेक्ट कर लें कि आपको कैंसर के लाइक है तो नहीं, आपके सेल सर्कुलेट तो नहीं हो रहे, या आपको कितना चांसेस हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। तो ये हम काम कर सकते हैं रिसर्चर्स। तो उस हवाले से हम अभी चाह रहे हैं कि कुछ जो यंग रिसर्चर्स हैं जो कि कैंसर के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको हम एंगेज करें, उन्हें हम इक्विपमेंट्स के हवाले से सपोर्ट करें, उन्हें हम सैंपल्स के हवाले से सपोर्ट करें। उस हवाले से मैंने भी अपनी एक लेबोरेटरी बनाई है, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद से अपने लाइक पॉकेट मनी से मैंने खरीदी है। बायोसेफ्टी कैबिनेट उसमें चाहिए होता है, सेंट्रीफ्यूजेस और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस तरह की चीज़ें आई बॉट माई सेल्फ। तो मैंने अपने ही जो है रिसोर्सेज इसको किया है। अब यहाँ पे ये चीज़ें चूंकि मैं ले आया हूँ, तो अब रिसर्चर्स की जरूरत है। अब ज़ाहिर है रिसर्चर्स हैं, यू हैव टू पे देम एज वेल। आप रिसर्च एसोसिएट रखते हैं या रिसर्च असिस्टेंट रखते हैं, यू हैव टू पे देम। तो हम पूरे एक लाइक रिसर्चर्स को 2-3 लोगों को हम एंगेज कर सकते हैं कि वो ये काम करें, अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से काम करें, हमारे सैम्पलिंग का इशू नहीं, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर यही चीज़ें वो ये हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम अर्ली डिटेक्शन के कोई भी किट डेवलप कर लेते हैं या एक टेस्ट डेवलप कर लेते हैं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, आप जानती हैं, डॉक्टर शहरयार जानते हैं कि वी हैव टू सेंड द सैंपल अब्रॉड। हम जर्मनी भेजते हैं, यूके में भेजते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम ये चाह रहे हैं कि ग्रेजुअली वो हम यहाँ पे ही डेवलप करें, पाकिस्तान में ही डेवलप करें, और उन टेस्ट को हम फिर हॉस्पिटल्स में लेके जाएं कि वो इस तरह से बाकी रूटीन के, जैसे आप कोविड के अब हर हॉस्पिटल में जो है वो दे हैव द फैसिलिटी, इसी तरह से कैंसर डिटेक्शन के हवाले से भी हम जो यहाँ पे काम करें उसे ट्रांसलेट कर सकें, ताकि पाकिस्तान में अर्ली डिटेक्शन के हवाले से जो है वो पेशरफ्त हो सके। जबरदस्त। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए मैं एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहूंगी सब सुनने वालों से, और जो लोग भी इसको सुन रहे हैं इस पैगाम को आगे तक पहुंचाइए। ये एक बहुत ही नोबल कॉज है, और आप सब जानते हैं कि इसकी बेहद जरूरत है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है क्या रेशो है, और इतने काबिल लोग हैं हमारे पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमने इनको सपोर्ट करना है। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बुरा साइन होगा। हमेशा हम इसी तरह जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे जब तक हम रिसर्च की फील्ड में आगे नहीं बढ़ते। तो इस प्रोग्राम के जरिए, और डॉक्टर साहब आई पर्सनली प्रॉमिस यू कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को, इस कैंपेन को लॉन्च करते हैं डेनमार्क में, और आई एम श्योर स्वीडन में भी, और इसके अलावा नॉर्वे में बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जो
हर काम में हमारे साथ होते हैं। तो ये एक ऐसा वेरी मैसेज नाइस। है जो जरूर आगे जाना चाहिए। और जो पीपल लाइक यू, जो यंग साइंटिस्ट हैं, जो टैलेंट है पाकिस्तान का, दे शुड कम फॉरवर्ड विथ न्यू इनोवेशंस। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके लिए, और मैं बहुत ज्यादा अपनी बेस्ट विशेस भी आपके लिए दे रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू कि हम इस कैंपेन को आगे लेके चलेंगे। जी इंशाल्लाह। आगे बात हम करते हैं, जैसा कि प्रोग्राम के हवाले से था हमारा, कि जाहिर है जितनी हमने देखा कि कैंसर, हर कोई कैंसर से आजकल खौफजदा है। और जैसे आपने भी शुरू में कहा कि लोगों को लगता है कि ये कैंसर खुद ब खुद हो जाता है, अल्लाह ताला नाराज हो गए हैं या और वजूहात है। तो एक कॉमन इंसान की सोच के लिए, जैसा अभी आज हमने टॉपिक भी बनाया है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल, जो सेहतमंद हमारा तर्ज जिंदगी है, पहले तो लोगों को ये पता चलना चाहिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी क्या होता है, और फिर उसका क्या ताल्लुक है कैंसर के साथ। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हम रिसर्च वो सब कुछ, हम वन साइड हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये बढ़ते हुए केसेस को भी स्टॉप करना है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी तेजी से कैंसर फैल रहा है? क्या हम लोग खुद भी उसमें किस हद तक हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इन्वॉल्व है, और हम किस तरह इससे बच सकते हैं? जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी कैंपेन जो है, जो अवेयरनेस कैंपेन होती है, उसका भी मेन हमारा सब्जेक्ट यही होता है कि हम किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करके कैंसर से बच सकते हैं। इसमें जो रिसर्च है वो भी मेनली 12 कंट्री से हुई है, और चूंकि वो ज़्यादा अथेंटिक भी होती है, इसलिए मैं वही रिसर्च जो है वो कोट भी करूंगा कि जो रिसर्च हुई है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, पब्लिकेशंस देखी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, एमआईटी की देखी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की देखी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की देखी। और इन सारी रिपोर्ट्स, उन सारी पब्लिकेशंस का जो खुलासा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी 5 या 10 मिनट्स में, कि हम किस तरह से, और इनका खुलासा ये था कि 50% तक जो कैंसर के केसेस हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 4 लाख नए केसेस आ रहे हैं, तो उसको हम रिड्यूस करके 2 लाख तक कर सकते हैं। अब इससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि कैंसर जो है वो किन वजूहात से होता है, कौन कौन से बड़े, ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सकें कि ये मेन वजूहात है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। जो कैंसर की वजूहात है उसमें सबसे बड़ी वजह जो होती है, एंड दैट इज एक्चुअली द म्यूटेशंस। और म्यूटेशन किस तरह से होती है, उसमें एक चीज होती है केमिकल्स। ऐसी चीजें जो हैं, केमिकल्स होते हैं जिसमें हैवी मेटल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पानी किसी जगह पे अच्छा नहीं है, पानी में जैसे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज ओपनली जो है वो अपना केमिकल मिला पानी जो है वो दरियाओं में डाल देते हैं, नालों में डाल देते हैं, और उससे ही हम फसलें अगर उगाते हैं तो फसलें में बायोकैमुलेशन हो जाती है, यानी वही टॉक्सिक मटेरियल जो है वो फसलों में चला जाता है, वो हमारी फूड चेन का हिस्सा बनता है, हमारे जिस्म में आता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी बड़ी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल फूड में हम मिल्क की कंजप्शन करते हैं, हर घर में जो है वो दूध इस्तेमाल होता है। अब पाकिस्तान में दूध के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक ही जो है, अगर हम देखें यीस्ट की कंटेमिनेशन जो है, फंगल जो कंटेमिनेशन होती है, जैसे अल्फा टॉक्सिन्स निकलती है। अल्फा टॉक्सिन्स आर टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। अल्फा टॉक्सिन्स में जो फंगस ग्रो हुआ होता है फूड पे, मसलन आप स्टोर करते हैं, मेज को स्टोर करते हैं या दीगर चीजों को स्टोर करते हैं, उसमें फंगस ग्रो होता है। वो अगर आप एनिमल्स को फीड करेंगे तो वही अल्फा टॉक्सिन मिला मिल्क जो है वो आप कंज्यूम करेंगे। तो ये फूड के हवाले से प्रॉब्लम। फिर मिल्क में अडल्ट्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स भी होते हैं, फूड वाले जो हैं वो बता रहे होते हैं कि इसमें यूरिया डालते हैं, इसमें इवन आप यहाँ तक लोग चले जाते हैं कि अगर दूध जो है वो फट गया है तो उसमें फॉर्मलिन ऐड कर देते हैं। फॉर्मलिन जो है, यू नो हाउ टॉक्सिक, हाउ कार्सिनोजेनिक इज दैट, वो ऐड करके उसे मिक्स करके दोबारा से वो फटा हुआ दूध जो है वो नॉर्मल हालत में ले। लेकिन वो कितना टॉक्सिक हो सकता है, आप किसी भी एनिमल को पिलाएं तो उसकी इवन डेथ हो जाए, इतना टॉक्सिक हो। तो ये एक एक वजह जो है वो है केमिकल्स। दूसरी जो बड़ी वजह होती है वो होती है रेडिएशन। आपका एक्सपोजर ज्यादा होता है, आप कहीं ऐसी जगहों पे काम करते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में काम करते हैं, पेंट इंडस्ट्री है जैसे, या सिरामिक्स की इंडस्ट्री है, या दीगर इंडस्ट्री है जिसमें आपके लंग्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं उन फ्यूम से, उन केमिकल से। तो यूवी जो है सन से जो अगर ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है, या आप ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां से आपके केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, दैट्स अनदर काज। तीसरा जो बड़ा काज है वो होता है इन्फेक्टियस एजेंट्स जो होते हैं। मसलन
हमारे यहाँ ज्यादा प्रेवलेंस है। जिस तरह से मैंने बात की हेपेटाइटिस बी और सी की, तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है दे कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, से जिगर का सरतान हो जाता है। इसके अलावा एचपीवी जो है, पैपिलोमा वायरस जो होता है, उससे सर्विकल कैंसर हो जाता है फीमेल में। तो ये बोले जो कैंसर है, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया इवन हैं जो कि स्टमक का कैंसर काज कर सकते हैं। तो ये इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं, दे आर आल्सो लीडिंग काज ऑफ कैंसर। तो एक्सपोजर होता है आपका, ऐसे लाइक आप वर्किंग इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो सकते हैं, सनलाइट की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है, इन्फेक्टियस एजेंट से कैंसर हो सकता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे थे, कि हम किस तरह से, और जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया है कि 50% तक कैंसर के इंसिडेंट्स को हम स्टॉप कर सकते हैं अडॉप्टिंग द हेल्दी लाइफस्टाइल। वो 5 चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 5 चीजें ऐसी हैं, अगर हम अपनी जिंदगी का, और यही हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू ऑप्ट द हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने से कैंसर एक तरफ, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मैंने आपको पहले मेंशन किया कि दे आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, उनसे भी हम बच सकते हैं, कैंसर से भी बच सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बच सकते हैं, और हम अच्छी एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। तो 5 चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज या वॉक। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन जो कि एग्जिस्ट करती है दुनिया में, दैट इज वॉकिंग। वॉकिंग जो है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, और ये मेडिसिन हमें हर किसी को जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अब जितनी हम ज्यादा एडवांसमेंट्स होती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल भी उतना ही ज्यादा सेडेंट्री। हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम घरों में बैठे रहते हैं, टीवी लगा लिया और डिस्कशन शुरू हो गई और बैठे ही रहे। तो ये जो बैठा रहना है, दैट इज इवन मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। अभी रिसर्चेस ये इन्होंने इंडिकेट किया, ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि जस्ट दीज आर द डिस्कशन, दीज आर द प्रूवन रिसर्चेस। और अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हम बैठे ही रहते हैं, दैट इज इवन मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। ये स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है, जो कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें एक्टिव लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना है। और किस तरह से हम एक्टिव लाइफस्टाइल को ऑप्ट कर सकते हैं इस मॉडर्न एज में? फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जाते हैं, तो आपका बस स्टॉप जो है वो 1 किलोमीटर आगे है जहां पे आपने उतरना है, तो आप 1 किलोमीटर पहले उतर के आप ऑफिस चले जाएं। ऑफिस में जाते हैं तो लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाएं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आप 3 मरतबा दिन में 3 मंजिलों पे जाते हैं सीढ़ियों की मदद से, आप हार्ट अटैक को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप देखें कितने ज्यादा इसके बेनिफिट हैं। दीज आर द प्रूवन थिंग। तो उसमें डब्ल्यूएचओ की जो रिकमेंडेशन है हमारे लिए, वो ये होती है कि आपने पर वीक 150 मिनट्स के लिए वॉक करनी, दैट इज 30 मिनट्स अ डे। इसका हर किस मतलब, लोग इसको ये समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं थोड़ा चला फिरा हूँ, उधर गया हूँ, बाहर गया हूँ, फिर वापस आके बैठ गया हूँ, या घर में आप काम करते हैं तो आपने कुकिंग कर ली, आपने क्लीनिंग कर ली, तो उसका मतलब ये है कि आप एक्टिव हैं। ये एक्टिव नहीं है। जो एक्टिविटी ये होती है कि आपने 30 मिनट्स के लिए वॉक करनी है, दैट इज आपने कंटिन्यूसली 30 मिनट्स के लिए वॉक करनी होती है। तो आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मॉर्निंग में अगर आप कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर लीजिए, आफ्टरनून में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, घर के सहन में कर लें। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, घर की छत पे कर लें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपने जरूर करनी है। तो वॉकिंग इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये रिकमेंडेड है डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि हमने 30 मिनट्स पर डे जरूर वॉक। अगर आप समझते हैं कि जी 30 मिनट्स मैं नहीं निकाल सकती या नहीं निकाल सकता, उसके लिए भी एक और सोल्यूशन उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप 15 मिनट्स के लिए विगरस फिजिकल एक्टिविटी करें। विगरस फिजिकल एक्टिविटी ये होता है कि आपकी हार्ट बीट जो है 100 क्रॉस कर जाए, स्वेटिंग शुरू हो जाए, दैट्स आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर ले, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक नहीं कर सकते, 15 मिनट्स के लिए आप जॉगिंग कर लें, दैट इज योर विगरस फिजिकल एक्टिविटी। तो वो विगरस फिजिकल एक्टिविटी यानी 15 मिनट्स पर डे आपने फिजिकल विगरस फिजिकल एक्टिविटी करनी। तो ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। इससे इवन आपके ब्रेन में, अभी मैं रिसर्च देख रहा था रिसेंटली कि माउस में स्टडी हुई, इवन ब्रेन के जो स्टेम सेल्स हैं उसमें ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को उन्होंने देखा तो उसमें ब्रेन में भी सेल जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो एक्टिव माउस थे
जिनको उन्होंने एक्सरसाइज करवाई, उनमें ब्रेन में ही बहुत ज्यादा अच्छी मेमोरी शार्प होना शुरू हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है हमारी इंप्रूव होना शुरू, इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो पहली चीज हमें जो हमारी लाइफ में लेके आनी है वो अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना है, और रेगुलर बेसिस के लिए हमें उसके लिए एक आसान सा सोल्यूशन ये हो सकता है, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों से ऑप्ट किया हुआ है, और वो ये होता है, जो भी आपका सेल फोन हो, वो सैमसंग का है, आईफोन हो जाए, उसमें हेल्थ एप्लीकेशन आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ एप्लीकेशन जो है उसमें आप एक कट ऑफ वैल्यू रख सकते हैं कि मैंने कितने किलोमीटर रोजाना चलना है। तो वो आपको पर जितने भी आप स्टेप चलेंगे, फॉर एग्जांपल 6000 चलते हैं, 8000 चलते हैं, 10000 चलते हैं, और उसमें वो आपकी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड करता है कि आप एक्टिव 20 मिनट के लिए चले हैं, 30 मिनट के लिए चले हैं, 40 मिनट। तो ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, आप डेवलप कंट्रीज में हैं या आप पाकिस्तान में हैं, अपने फोन में हेल्थ एप्लीकेशन, जैसे सैमसंग की है एस हेल्थ के नाम से या सैमसंग हेल्थ के नाम से, दीगर जितनी कंपनीज हैं सारों ने, और इसके अलावा भी प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, जो कि आपके स्टेप काउंटर है, आपकी स्लीप काउंटर है, ये सारे आपके जो है आप कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, सारे उसमें पैरामीटर मौजूद होते हैं। तो ये जरूर आप इस्तेमाल करें, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो पहली चीज जो मैंने शेयर की है, दैट इज योर फिजिकल एक्टिविटी, इसमें बहुत ज्यादा, और जो कैंसर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप ओबीज हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर, तो उसमें अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उनसे भी बच सकते हैं और कैंसर से भी बच सकते हैं। तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप एक्टिव जो है लाइफस्टाइल को ऑप्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप खाते क्या हैं। हमारे यहाँ अब ज्यादा ट्रेंड, हम जब बचपन में थे तो वो शायद 1 या 2 दफा हफ्ते में घर में बनता था, अब ये है कि तकरीबन हर रोज ही बनता है। तो हमारा जो मीट कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होगी। उसके अल्टरनेटिवली सबसे पहले हम सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे, वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। अब जितनी जी वेजिटेबल्स होती हैं इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स का भी पढ़ा, ये पूरी एक रिसर्च इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑडियंस जो है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन लाइक वो शायद उसे सही कम्प्रीहेंसिव उनके लिए नहीं होगी, कम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताता चलूं, जानने की बात ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि एंटी कैंसरस होते हैं, एंटी एजिंग भी होते हैं, एंटी कैंसरस भी होते हैं। वो हमारे जिस्म में कैंसर मुसलसल बन रहे होते हैं। इवन एक रिसर्च हुई जिसमें ऑटोप्सीज को देखा गया, यानी जो डेड बॉडीज को स्टडी किया गया, तो बहुत सारे कैंसर बॉडी में मौजूद होते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते कि आपकी डाइट ऐसी होती है जो कि कैंसर की जो एंजियोजेंसिस होती है, जो उनकी नई जो है कैपिलरीज बनने के प्रोसेस को वो स्टॉप कर देती हैं। तो हमारी जो डाइट है, दैट शुड आल्सो बी प्रॉपर डाइट। उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा है, उसमें बहुत सारे एक्टिव अच्छे कंपाउंड होते हैं। वेजिटेबल्स आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मीट की कंजप्शन को जो है वो हमें, अब मीट इज गुड फॉर प्रोटीन्स, लेकिन आप अगर ओवर कंजप्शन करते हैं तो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, और उससे भी बहुत ज्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी अगर डाइट प्रॉपर होती है, इसके अलावा वाटर का इंटेक है वो भी अगर हम प्रॉपर वे से करते हैं, तो हम कैंसर से, इसमें एक और बड़ी शानदार रिसर्च है। मैं लाइक बहुत अरसा पहले आई मेट विद ए प्रोफेसर, ही वाज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। हम एक इवेंट पे थे जापान में भी ओकिनावा बहुत फेमस है जजीरा, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा उम्र के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। तो वहां पे एक कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, उसकी रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो रिसर्च ये थी कि हमें जो है कैलोरीज रिड्यूस करनी चाहिए। अभी जो है पूरी दुनिया जो है, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट चल रहा है इंटरमीडिएंट फास्टिंग का, कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए। कभी हम ये भी रमजान के करीब एक प्रोग्राम करेंगे कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्या है और उसके हमारे ऊपर क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि कैलोरीज रिडक्शन जो है वो भी हमें कैंसर से भी बचाती है। और रोजे रखना, जिस तरह से रमजान का महीना आगे आ रहा है, ये भी बड़ा बेनिफिशियल होता है कैंसर प्रिवेंशन के बाद। इस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है कि किस तरह से स्टारवेशन जब हम करते हैं तो हमारे डेड सेल्स और अनहेल्दी सेल्स जो हैं वो भी डेड हो जाते हैं, वो बॉडी उन्हें कंज्यूम कर लेती है, बजाय इसके कि उन्हें मौका मिले कि वो कैंसर को स्प्रेड करे। तो ये जो डाइट है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर वाटर का इंटेक करते हैं, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो दो एस्पेक्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। तीसरा जो एस्पेक्ट है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक रीजन मैंने आपको बताई
दैट इज ऑक्यूपेशनल जो हमारा एक्सपोजर होता है और उसकी वजह से जो कैंसर होता है। और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर, हम जनरली, आप स्मोकिंग करते हैं, आप एक्टिव स्मोकिंग करते हैं या आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग जो है बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च भी हो चुकी है कि जो सिगरेट स्मोक होते हैं उसमें 4000 के करीब ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसमें से 200 के करीब ऐसे होते हैं विच आर पोटेंट कार्सिनोजेनिक। तो पाकिस्तान में लंग कैंसर की प्रेवलेंस ज्यादा है, दुनिया में लंग कैंसर की सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंस दुनिया में है वो लंग कैंसर की है। और लंग कैंसर की प्रेवलेंस इसलिए ज्यादा है, एक तो एक्टिव स्मोकिंग की वजह से, दूसरा पैसिव स्मोकिंग। आप ऑफिस में स्मोकिंग करते हैं, सारे लोग उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं, घर में करते हैं, सारे बच्चे उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो स्मोकिंग इज वन वे। अनदर इंपॉर्टेंट कॉज इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप दुनिया में टॉप 10 पोल्यूटेड कंट्रीज का करें तो उसमें पाकिस्तान का नंबर आता है। टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज की अगर बात करें तो उसमें 2-3 पाकिस्तान से जरूर शामिल होते हैं। फैसलाबाद कभी होता है, कभी लाहौर होता है, कभी पेशावर होता है, कभी कराची होता है। तो ये टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं। वजह क्या है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है। फैक्ट्रीज तो आप देखें जर्मनी में बहुत ज्यादा है, डेनमार्क में बहुत ज्यादा है, बट व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने फिल्टर्स लगाए होते हैं, जो एग्जॉस्ट होता है, धुआं जितना निकलता है उसको फिल्टर करके रिलीज करते हैं। हमारे यहाँ इवन जो ब्रिक लिंस हैं, ईंटों के भट्टे हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है और वो जितना मकदार में जो है स्मॉल पार्टिकल पीएम 2.5 का कंसेप्ट बड़ा फेमस है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन मीटर का जो होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है और वो मुख्तलिफ तरह के ब्रेन डिसऑर्डर काज करता है, कैंसर काज करता है। तो हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना अच्छा नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांटेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा 1.9% एरिया जो है उस पर फॉरेस्ट है, जो कि लीस्ट है इन द रीजन। इंडिया में 20% है। आप जर्मनी देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, जापान में मैं रहा हूँ, कोरिया, चाइना, वहाँ उन्होंने हैवी प्लांटेशन किया। अभी गवर्नमेंट ने चले बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, बिलियन ट्री सुनामी का या उससे बाद जो अभी इनिशिएटिव्स हैं, दीज आर गुड और ये बेनिफिशियल होंगे। और मैंने देखा है, ट्रैवल चूंकि मैं करता रहता हूँ पाकिस्तान में, ये प्लांटेशन बेहतर हो रही है। इससे भी ज्यादा हमें प्लांटेशन की। लेकिन ऑन द अदर साइड जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स मैंने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान में जो बूम आया है हाउसिंग सोसाइटीज का, उसकी वजह से सिटीज के गेट जो बहुत ज्यादा मैसिव गार्डन्स थे, जैसे अभी मैं रिसेंटली मुल्तान में गया तो मुल्तान के गेट जो आम के बागात थे वो डिस्ट्रॉय हो के सारी हाउसिंग सोसाइटीज वहां पे बन गई। हाउसिंग सोसाइटीज की वजह से भी ज्यादा पोल्यूशन, शहर हमारे फैल रहे हैं, मैसिव होते जा रहे हैं, क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर नहीं हो रहा। तो पोल्यूशन अभी, दिस इज आल्सो लाइक डॉक्यूमेंटेड, ये एक अच्छी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 साल कम होने की वजह एयर पोल्यूशन है। और एयर पोल्यूशन ही बहुत सारी डिजीजेस का बिस्बब बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर जो है एयर में बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लेते हैं। और पूरी दुनिया में भी मैंने जिस तरह से मेंशन किया, लंग का कैंसर का ज्यादा है, वो एक्सपोजर की वजह से है कि हम एक्सपोज ज्यादा होते हैं। हम पार्टिकुलेट मैटर को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में होते हैं, उनको लेके जा रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। तो हमें इन्वायरमेंट को बेहतर, स्मोकिंग से बचना है पहली चीज, जितना हम आप उसे कम कर सकें। अगर आप स्मोकर्स हैं, इट्स वेरी हार्ड कि आप क्विट करें, but you can reduce this for your kids, for your families, for the other people in the office. इसे कम और gradually आप इसे खत्म करने की कोशिश करें। The other thing is exposure to the environmental toxicants. उसके लिए भी हमें अभी तो मुख्तलिफ कंट्रीज में रिकमेंड हो गया, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो फॉरेस्ट थेरेपी लेके, जापान की बात करें या यूके में भी, कि आप फॉरेस्ट में जाएं, ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन लेके आए, आप अच्छे एरियाज में जाएं ताकि आपको ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन मिले और आप बेहतर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो है, दैट इज आल्सो। तो 3 चीजें हमने डिस्कस की, एक्सरसाइज हमने करनी है, प्रॉपर फूड हम अगर लेते हैं, और तीसरी चीज अगर हम माहौल को बेहतर करते हैं तो हम कैंसर से बच सकते हैं। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मैं पूरा पूरा एक लेक्चर देता रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, दैट इज स्लीप। नींद, बिलीव मी, हमारे लिए इतनी अहम है कि लाइक यू कांट इमेजिन कि इसके कितने ज्यादा बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं। हम पूरी जिंदगी में 1/3 लाइफ जो है हमारी वो सोने में गुजारते हैं। इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए स्लीप रखी है कि हम एक तो पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ये बड़ी जरूरी है। आप देखिए कि हमारे ब्रेन को अगर हमने जहरों से पाक करना है, जिस्म को अगर हमने जहरों के से पाक करना है, तो उसके लिए सोना बहुत जरूरी है।
होता एक्चुअली क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा श्रिंक होता है, उसकी एक्टिविटीज रिड्यूस होती हैं, हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो ब्रेन में रश करता है, उसको बाथ करता है, उसमें से टॉक्सिन, क्योंकि हमारे ब्रेन से टॉक्सिन रिमूव होने का प्रोसेस डिफरेंट है, बाकी जगहों से तो ब्लड से वो होता है, लेकिन आपने जो साइंटिफिकली से ब्लड ब्रेन बैरियर, उसकी वजह से हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो डिटॉक्सिफिकेशन तभी होती है जब हम प्रॉपर नींद पूरी करते हैं। तो नींद का पूरी करना बहुत ही जरूरी है। अब हम इस एरा में रहते हैं जिसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें हम टीवी चैनल्स भी हैं, उसकी भरमार भी है, हमारी गैदरिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, जिसकी वजह से नींद लोगों की कम होना शुरू हो गई, और ओवरऑल दुनिया में मैंने देखा है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स भी आती हैं कि नींद कम होती जा रही है, जबकि 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जो है वो ब्रेन के लिए बड़ी जरूरी है। आप नींद जरूर पूरी करें। इन केस अगर होता है कि आपकी लाइक गेस्ट आ जाते हैं या आप कुछ नींद नहीं पूरी कर सकते, तो इसका लाइक इसमें ब्रेन में ये पावर होती है कि आप अगले दिनों में थोड़ा ज्यादा सो के वो कंपनसेशन जो है उसको पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने नींद पूरी करनी है तो एक दिन आप सोए नहीं और अगले दिन आप 24 घंटे सो लें। 8 घंटे से ज्यादा सोना जो है वो भी हमारे लिए डेंजरस होता है। नींद अगर पूरी होगी तो आप में बहुत सारे जो हार्मोनल, देखिए आपने भी स्टडी किया है और दूसरे साइंटिस्ट भी इस चीज को समझते हैं कि हमारा जो हार्मोन्स हैं दे आर आल्सो हैव वेरी गुड कनेक्शंस जो हमारे कैंसर के साथ। तो जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो हमारे हार्मोनल बैलेंस भी जो है वो मेंटेन हो जाता है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो भी बैलेंस में आ जाते हैं, उसमें भी उसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। तो जब आप नींद प्रॉपर लेते हैं आपके हार्मोन्स ठीक हो जाए। इवन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके रिलेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उसके आप पीछे कहीं जाके देखेंगे तो एक वजह जरूर आपको नजर आएगी कि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही। तो नींद पूरी करना जो है दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। और कभी कभी लोग मुझसे अगर पूछे ना जी कोई आप टिप दें कामयाबी के लिए, तो मैं ये जरूर उनसे कहता हूँ कि आप अपनी नींद पूरी किया करें। नींद पूरी करेंगे तो कामयाबी आपके पीछे जरूर आएगी। तो नींद पूरी करना जो है दैट्स रियली रियली वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली अभी तक कि हमारी जो नींद है वो बड़ी जरूरी है, चौथा जो एस्पेक्ट। और पांचवा एस्पेक्ट जो है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। आजकल की लाइफ जो है कोविड की वजह से इतना ज्यादा लोगों ने स्ट्रेस लिया कि घरों में ही कैद होके रह गए। बहुत ज्यादा इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से बिजनेसेस जो है लोगों के सफर हुए, फैमिली रिलेशंस जो है वो सफर हुए, मेंटली हम सफर कर गए। तो जो स्ट्रेस होती है दैट इज आल्सो, और स्ट्रेस में 2 तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, यहाँ पे एक चीज समझना बड़ा जरूरी है, लोग इसे जो है वो सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते कि स्ट्रेस लेते हैं। किसी ने एक होती है जी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या अक्यूट स्ट्रेस जिसे कहते हैं। अक्यूट स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। फिजिकल ये है कि आप बाहर धूप में चले गए तो आपको अक्यूट स्ट्रेस एक मिली है टेम्परेचर की सूरत में, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो हीट शॉक प्रोटीन जो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं हीट की वजह से। दैट इज अक्यूट स्ट्रेस। आप एक टीचर हैं, आपने किसी स्टूडेंट को डांटा, या आप मदर हैं तो आपने अपने बच्चे को डांटा, तो वो डांटने की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में जाता है, वो अक्यूट स्ट्रेस होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अक्यूट स्ट्रेस अच्छी होती है, इससे बंदा की बॉडी प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है स्ट्रेस को जो है वो टैकल करने के लिए। एक और स्ट्रेस होती है जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है हमारे हार्मोन्स को सारा डिस्टर्ब कर देती है। क्रॉनिक स्ट्रेस ये होती है कि आप 3 महीने से ज्यादा अरसे किसी एक प्रॉब्लम में रहे, आपके फॉर एग्जाम्पल फैमिली के अंदर रिलेशंस जो है फादर मदर के जो है वो इतने अच्छे नहीं है, उनकी फाइट्स हैं, तो बच्चे जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, मुसलसल वही ट्रॉमा जो है वो चल रहा होता है फैमिली के अंदर। आपके बिजनेस मुसलसल सफर कर रहे हैं तो आप क्रॉनिक स्ट्रेस में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो दीगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? जो लोग स्ट्रेस में हों, एक चीज तो ये करनी चाहिए कि उनको हमें सुनना चाहिए, उनकी बातें सुनो, उन्हें मशवरे देने के बजाय इंपॉर्टेंट रिलीवर ये होता है कि उनकी आप बातें सुने, बजाय इसके कि उन्हें आप ये कहें कि आप उठ के बाहर जाएं और ऐसे करें और वैसे करें, वो मजीद स्ट्रेस में ही चले जाते हैं। तो उसके लिए उनसे उनकी बातें सुनना जो है उनकी स्ट्रेस को रिलीव करता है। दूसरा जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल इसका बहुत ज्यादा, आपकी नेटवर्किंग जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। आपका जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी ज्यादा आप हेल्दी। आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की डाटा निकाल के देख लीजिए, आप कैंसर के डाटा निकाल के देख लीजिए, जिन लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं वो दिल की बीमारियों का भी कम शिकार होते हैं, कैंसर का भी कम शिकार होते हैं।
तो दोस्तों का सर्कल बढ़ना होना चाहिए, खुदा ताला से लगाव होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा रिसर्च मौजूद है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। अगर आप मस्जिद में जाते हैं या आप जो है मंदिर में जाते हैं या आप चर्च में जाते हैं, तो आप ऐसी जगहों पे जो लोग जाते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनकी एवरेज लाइफ भी ज्यादा होती है, 3 से 4 साल उनकी एवरेज लाइफ भी ज्यादा होती है, और वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कैंसर का कम शिकार होते हैं। तो ये जो खुदा ताला से एक कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, दैट इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो हमें एक कनेक्शन अल्लाह ताला से भी डेवलप करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और अपने सर्कल को बढ़ाना चाहिए ताकि हम उस स्ट्रेस से बच सकें। तो ये 5 चीजें मैंने आपसे शेयर की। अगर हम इन 5 चीजों को ऑप्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं। कैंसर जो है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे उम्र रसीदगी का प्रोसेस होता है तो कैंसर की रेशो बढ़ जाती है। अब दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि डीएन शुरू में मैंने बताया कि सेल तकसीम होते हैं। एजिंग का जैसे जैसे हम तकसीम हो के सेल में म्यूटेशन बढ़ जाती है और कैंसर होने के साथ, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमने उम्र रसीदगी के प्रोसेस से गुजरना है, एजिंग के प्रोसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एक्सपोजर हैं एनवायरनमेंट के, मतलब आप सिटीज में हैं, धुआं भी एक्सपोज होगा, आप लाइट में भी एक्सपोज होंगे, बाकी चीजों में, इनको हम नहीं प्रिवेंट कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब हेल्दी डाइट हम ऑप्ट कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप हम ऑप्ट कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, फ्रेंड के सर्कल को हम बढ़ा सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम सकते हैं। तो ये अगर हम ऑप्ट करें तो हम 50% इंशाल्लाह ताला आपने जो कैंसर का इंसिडेंस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेड है। दिस इज द, मैंने आपको बताया कि ये वो रिसर्च है जो कि लीडिंग यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च जो है पीयर रिव्यूड है, प्रॉपरली उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके, लॉन्ग लॉन्ग स्टडीज हैं, 20 ईयर्स की स्टडीज, 30 ईयर्स की स्टडी, और उसके बाद उन्होंने एनालिसिस ये निकाला है कि ये चीजें अगर हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं, तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी बच सकते हैं और कैंसर से भी बच सकते बहुत शुक्रिया रुकमान साहब, इतना खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं और इसकी डिटेल्स जो है वो जानूं। और डेफिनेटली जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, हम खुद, मैं अपनी बात भी अगर करूं, सो समवेयर हम सब इन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे जो कोविड की प्रॉब्लम्स चल रही है, सिचुएशन है, ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल ऑनलाइन है। और ये जितनी चीज़ें आप बता रहे थे, मेरे जहन में अपने बच्चे भी जो है वो आ रहे थे कि कितना देर वो बैठते हैं, कितनी देर, और उनका जो फूड डाइट कंजप्शन है वो उनकी कितनी जंक उसमें जो है वो शामिल है। और दूसरा ये कि बिल्कुल विगरस एक्टिविटी आजकल नहीं रह गई बच्चों में। उन्होंने बाहर खेलना कूदना बिल्कुल छोड़ दिया है जब से ये ऑनलाइन गेम्स और ये गैजेट्स उनके हाथों में आए हैं। तो और इसके अलावा अभी स्मोकिंग तो डेफिनेटली सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी जो इसमें फूड की आपने बात की, तो मैं जब भी हम लोग करते रहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो उसमें लोगों की एक एक्सक्यूज ये होता है कि मिलावट का हम क्या करें, कि अगर हम पैसे भी खर्च रहे हैं, चीज भी कर रहे हैं, और हमें मिलावट जो है वो मिला चीज मिल रही है। तो मेरा एक बड़ा पॉजिटिव इसमें इनपुट ये होता है कि कुछ चीजें देखिए हमारे अपने इख्तियार में है, अल्लाह ताला ने हमें काफी सलाहियतें दी हैं। तो हमें जितनी हैं। सादगी अपनी जिंदगी में हम रखें, मुझे लगता है कि हम बीमारियों से उतना ही महफूज रह सकते हैं। तो ऐसे ही। अपनी अपनी गजाओं को सादा रखना चाहिए। और किचन गार्डनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम घरों में उगा सकते हैं, और एक मशगला भी है, और टाइम पास करने का एक अच्छा सबसे जरिया है, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह ऐसे ही। और भी बहुत सी चीजें, पानी आप उबाल के पी सकते हैं। और हवा के लिए जैसे अभी हम मास्क मजबूरन पहन रहे हैं, तो अगर आप पोल्यूटेड शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, तो हम मास्क की इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, स्लीप, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए ऐसे ही। कुछ चीजें जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, ताकि एक इस बीमारी को हम कम कर सकें। हम अपने मुल्क पर भी बीमार होकर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे होते हैं। और दूसरी चीज, पॉपुलेशन का मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पॉपुलेशन रेट जिस तरह से पाकिस्तान का जो है वो फैल रहा है, बढ़ रहा है, उससे भी वसाइल उतने नहीं होते जितनी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां अगर आ जाती हैं, तो वो भी मुश्किल होता चला जाता है। तो ये सारी चीजें हमें बैठ के सोचना होगा। और इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, तमाम लोगों को, हम सबको मिलके सोचना होगा, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी सेहत है। जान है तो जहान है, एक बहुत बड़ा जो है वो कॉल है ये।
तो ऐसे इस ही प्रोग्राम के थ्रू आपने जितनी बातें की बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने की हैं, और इसका मैं इंशाल्लाह मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किया, हम इसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी इस टॉक को लोगों के लिए रखेंगे कि वो इसको पढ़ भी सकें और आगे अपने दोस्तों में भी वो इसको शेयर कर सकें। तो मैं अपना न्यूज़ स्वीडन की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आखिर में मैं दोबारा आपको भी मैं कहूंगी कि 1 मिनट में आप जो अपनी कैंपेन है कैंसर रिसर्च की उसका मैसेज दोबारा दीजिए, और मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वालों के लिए कि एक तो जो डॉक्टर साहब ने कही है हेल्दी लाइफस्टाइल, वो चीजें जिस हद तक मुमकिन है उसको अपनाएं, और दूसरा ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आए हम सब मिलके इनके एक अच्छे नोबेल कॉज में इनकी मदद करें। और डॉक्टर साहब आपने ये भी बताना है कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट, और किस तरह से हम अगर कोई डोनेट करना चाहता है या पार्ट ऑफ दिस कैंपेन बनना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे अच्छा लगा टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ताकि हम अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकें। नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट हमने 2009 में शुरू की टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, और अब हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम नेटवर्किंग करें। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं कि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। अब 50,000 से ज़्यादा लोग इससे कनेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज कि हम पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करें, जो हमने सीखा है बाहर सीखा है पाकिस्तान में सीखा है उसको हम आगे लेके जाएं। हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें हम जो है वो हिस्सा डालें। उसमें से एक हमारी कैंपेन जो है वो कैंसर के हवाले से है। मैंने मेंशन किया है कि हमारा एक वर्किंग ग्रुप है कैंसर का, जिसमें क्लिनिशियन भी हैं, जिसमें रिसर्चर्स भी हैं। द ओनली नीड हमारे पास स्पेस भी है, ओनली नीड इज कि हम रिसर्च को कंडक्ट करें और उसको पब्लिश करें और उसको ट्रांसलेट करें। तो उसके लिए हमें कुछ रिसर्च डेवलपमेंट, हमने कैंसर रिसर्च फंड जो है वो कायम किया है अंडर नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें मैं शेयर भी कर दूंगा, हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट का अपना बैंक अकाउंट भी है, आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप उसमें नहीं, लाइक वो एक बैंक में है, अगर आप अदर जो है इजी वेज यूज करना चाहते हैं, जैसे अब मोबाइल बैंकिंग शुरू हो गई है, जैसे जैज कैश है या इजी पैसा है, तो उसके भी हम अकाउंट अपने शेयर कर सकते हैं। आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर कोई खुद से कंपेन करना चाहता है, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, यू कैन लाइक वर्क फॉर दैट। और उसमें आप जो करें तो उसमें द बेस्ट थिंग इज टू सेंड द मनी डायरेक्टली टू आवर नेशनल एकेडमी यंग साइंटिस्ट अकाउंट, और उसमें हम दैट विल बी डेडिकेटेड मनी, जिसको हम हिसाब रखेंगे कि ये सेगमेंट विल बी फॉर द कैंसर रिसर्चर। और इंशाल्लाह ताला हम उसको प्रॉपर तरीके से विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए वो हम लगा के उसकी ऑडिट रिपोर्ट हम इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। Thank you very much, Dr. Aftab, and I wish you very good luck. थैंक I यू must वेरी say मच। you are proud of Pakistan, and I'm very proud to know you. और मुझे थैंक यू बहुत सो मच। खुशी होती है हमेशा आपको देख के, और दिल से आपके लिए मेरे बहुत ज्यादा दुआ है आपकी तरक्की के लिए। जो काम, जो थैंक यू। कैंपेन, जो मिशन लेके आप चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको इसमें आमीन। कामयाब करे, और हम सब इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आपका बहुत थैंक शुक्रिया यू। एक खूबसूरत टॉक के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।